नमस्कार दोस्तों, पहलाख। मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, उत्तराखंड में एक खबर आजकल खूब चर्चा में है। वैसे ये एक दुर्घटना जो आज से तकरीबन 2 साल पहले फरवरी 2024 में हुई थी। एक 18 साल के युवा के साथ एक सड़क एक्सीडेंट हुआ था और उस एक्सीडेंट के बाद एक्सीडेंट करने वालों का अता पता नहीं, पुलिस कोई जानकारी जुटा नहीं पाई। पुलिस ने केस बंद कर दिया। लेकिन 2 साल के बाद ऐसा कुछ हुआ जिसे आप चमत्कार कहेंगे, जिसे आप एक माँ का संघर्ष कहेंगे, या फिर जैसे एक माँ ने अपने मरे हुए बेटे के लिए कसम खा ली हो कि नहीं, वो उन आरोपियों को सजा दिलाकर रहेंगी, उनको खोज कर रहेंगी जिन्होंने उस हादसे को अंजाम दिया, जिनको पुलिस तक नहीं खोज पाई। ठीक 2 साल के बाद ये केस फिर से चर्चा में आ गया और पुलिस इस केस को रीओपन करने को मजबूर हो गई। ऐसे में ये जानना बेहद जरूरी है कि उस 18 साल के युवा की मां का संघर्ष इस 2 साल में कैसा रहा। कैसे एक मां ने अपने बेटे के कातिलों को उनका सुराग, उनका अता, उनका पता पुलिस को दिया। जो काम पुलिस का था वो एक मां ने किया। मैं जानने और समझने की कोशिश करूंगा। मेरे साथ मौजूद हैं देहरादून से ललिता चौधरी जी, जो क्षितिज की माता जी हैं। आपका बहुत स्वागत है। और बड़ी संवेदनाएं मेरी आपके साथ है, क्योंकि जो हादसा आपके साथ हुआ वो काफी तकलीफदेह था, लेकिन आपका हौसला उससे ज्यादा प्रेरणा देने वाला भी है। और उस प्रेरणा इसलिए भी क्योंकि जिस पुलिस ने केस को बंद कर दिया ये कहकर कि वो वहां तक नहीं पहुंच पा रही है जहां आरोपी हैं मौजूद, वहां आप पहुंच गए। मेरे को थोड़ा सा बताइएगा 2024 में वो फरवरी का महीना, उस वक्त क्या हुआ था और उसके बाद कैसे कार्यवाही आगे बढ़ी। आप कोर्ट भी गई, शायद कोर्ट में भी ये मामला चल रहा है, ऐसी जानकारी है। जी, जी। नमस्कार सर, मैं आपको अपने बारे में बताऊँगी। जैसा कि 2024 16 फरवरी सुबह के टाइम मेरे बेटे का एक्सीडेंट होता है और मुझे एक फ़ोन आता है कि आपके बेटे का एक्सीडेंट हुआ है। तो अचानक से मेरी होश उड़ जाते हैं कि बेटे का एक्सीडेंट हो गया। अचानक से इतना घबराहट सी होगी कि ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ? तो मैं फ़ोन पे पूछती हूँ चोट कहाँ आई है? उन्होंने बताया कि पैर पे चोट है और बहुत ज़्यादा चोट है। मैंने बोला कि उसको तुम ध्यान रखो और एम्बुलेंस बुलाओ, कुछ करो वहाँ पे लेके आओ कुछ चीज़ें उसके लिए। तो एम्बुलेंस की फ़ोन करते रहे, मैं भी अपडेट पे कॉल पे ही लगी रही कि शायद एम्बुलेंस पहुँच जाएगी। 45 मिनट के बाद वहाँ पे एम्बुलेंस पहुँचती है। जी। 100 नंबर से पुलिस ही नहीं पहुँचती, वहाँ पे आने-जाने वाले बैरिकेटर पे जाके बोलते हैं कि प्रेमनगर साइड नंदा सुविधा स्टोर के सामने में एक एक्सीडेंट हुआ है, कोई जाओ वहाँ पे, तो नहीं गया कोई भी। तो मेरा बेटा 45 मिनट के बाद दोनों हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, एम्बुलेंस के द्वारा। लेट से ही जाता है, एम्बुलेंस के द्वारा ले जाया जाता है। उसके बाद वो एम्स के लिए उसको रेफ़र कर देते हैं। एम्स में मेरे बेटे का पैर काट दिया जाता है 16 फरवरी को ही। और 16 जी। फरवरी को मैं कुछ पारिवारिक लोग, कुछ बच्चों के साथ बोलती हूँ, कुछ को बोलती हूँ जाके एक बार वहाँ पे कंप्लेन कराओ, लिखवाओ, प्रेमनगर थाने में पहुँचो और वहाँ पे प्लीज़ एक एफआईआर कुछ लिखा दो कि ऐसे-ऐसे एक्सीडेंट हुआ है। मेरी तो हालत नहीं है अभी जाने की, मैं जा नहीं सकती यहाँ से। क्योंकि मेरे बेटे का एक पैर काट दिया गया था, तो मुझे लग रहा था मैं अपने बेटे को ऐसे तो नहीं जाने दूँगी। उम, के पैर कट गया और मैं उसको किसी वाहन को ऐसे छोड़ सकती हूँ। ये सोच के मैंने एक फ़ोन करवाया, बच्चों को भेजने की कोशिश की, नहीं गए। वहाँ जो बच्चे जाते हैं, जो भी फैमिली का लोग जाते हैं, उनको बोला जाता है कि इसके पेरेंट्स आएँगे यहाँ पे, तब इसकी कंप्लेन लिखी जाएगी। अब मैं वहाँ नहीं जा सकती थी, तो 17 फरवरी को मेरे बेटे की शाम के टाइम डेथ हो जाती है। 18 फरवरी को रविवार था, तो उस दिन उसको मुखाग्नि दी गई, उसको मुखाग्नि दी गई। उसके बाद फिर मैं 19 फरवरी को जाती हूँ वहाँ पे सुबह के टाइम 10-11 बजे के बाद। तो आराम जो ऑफ़िशियल टाइम होता है मैं उसी टाइम जाती हूँ वहाँ पे, कोई जल्दीबाज़ी नहीं करती मैं अभी जाने की, क्योंकि अगर उन्होंने फिर उससे पहले भी मुझे कुछ बोल दिया तो वो भी मेरे लिए शायद आज की डेट में बहुत खराब हो जाता। मैं जाती हूँ जी। 10-11 बजे के बाद लगभग, तो मेरी कंप्लेन लिखी जाती है वहाँ पे। फिर कुछ समय 1-2 दिन रुकने के बाद मैं उनसे अपडेट ले रही थी। जैसा 19 को कंप्लेन की तो 20 को भी बोला, 22 को भी बोला, 21 को भी बोला। तो जो वहाँ पे जाँच अधिकारी जो थे महेंद्र सिंह नेगी, जाँच अधिकारी थे बेटे के उसमें, उनका अभद्र व्यवहार रहा। मुझे
दोनों तीनों दिन जैसा रिव्यू लेते साइन, वो ये बोलते थे लास्ट में उन्होंने, जब मैं घर को बताती 2 बार 3 बार के मुझे उनका व्यवहार अच्छा नहीं लग रहा, प्लीज आइयो बदल दो तुम लोग वहां से, मैं संतुष्ट नहीं हूँ, तो मैं मुझे सही नहीं लग रहा। उन्होंने बोला कि नहीं ठीक ही ऐसा है, ठीक कर जाएगा, काम करने दो दीदी आप इसको, मुझे घर में ऐसा बोला गया। तो मैं बोलती हूँ फिर उनको कि तुम रिकॉर्डिंग करना और मैं इनकी बात तुम लोगों से कराऊंगी, सबके सामने मैं बात करूंगी, फिर तुम देखना इनका व्यवहार कैसा है। तो मैं फोन करती हूँ जांच अधिकारी आईओ महेंद्र सिंह नेगी को, मैं उनसे पूछती हूँ भैया आपने इसमें क्या किया, आगे इस जांच में क्या कर रहे हो आप। वो मुझे बोलते हैं बहन जी आप ना बहुत जल्दी में आ रहे हो, और इसमें जो भी कुछ होगा हम बता देंगे, हमारे पास कोई जादू की छड़ी तो है नहीं, ना आपने डंपर का मतलब अज्ञात वाहन में आपने एप्लीकेशन दी है, ना आपने कोई वाहन का नंबर दिया हमें, जो हम इसमें कुछ आगे कार्रवाई इतनी जल्दी से आपको बता सके। मैंने कहा मुझे कुछ आश्वासन तो दिया जाए जैसे कि कुछ भी हो तो। उन्होंने मुझे बोला कि अभी हम कोई आपको आश्वासन नहीं दे सकते, आप कल थाने में आ जाइए, तो यहीं आके हम आपसे जो भी होगा कुछ बात कर लेंगे। मैं ठीक है, मैं कल भी आ जाऊंगी थाने में। मैं फिर थाने में जाती हूँ उस दिन 2-3 दिन के बाद भी, तो वहां भी मुझे कोई खास थाने की जो भी बातें होंगी मैं वो करके उसकी फॉर्मेलिटी अपने घर आ जाती हूँ। फिर जैसे कि जवान बच्चा था तो हमारे यहाँ पे एक हिंदू पूजा की होती है, उसकी आत्मा की शांति के लिए मैंने अपने बेटे के लिए गरुड़ पाठ रखा हुआ था, जिसमें कि मैं पूजा में बैठती थी, तो मैं वो 5 दिन तक लगातार करती रही। पंडित आते थे तो मैं वो करती रही अपने घर में। फिर 26 तारीख को बेटे की 13वीं थी, शाम के टाइम में फिर थाने में जाती हूँ, पूछती हूँ मैं उनसे जाके कि आपने इसमें, अब जा आपको 9 दिन हो गए, क्योंकि 6 तारीख का हो रखा था, भले ही आपने 19 को लिखी है मेरी ये कंप्लेन, लेकिन 9 दिन हो गए, तो आपने इसमें क्या जांच किया, क्या हुआ इसमें आगे का। वो मुझे बोलते हैं कि इसमें हम अभी कुछ नहीं कर पाए आगे, और अभी कुछ समझ नहीं आ रहा हम कैसे करें, इसमें हमें केवल 2 नंबर मिले हैं। मैंने ठीक है क्या नंबर है, वो भी मैंने उनसे पूछने की जानकारी ली, खाली उन्होंने मुझे गाड़ी के व्हीकल के नंबर दिए, ऐसा कुछ नहीं बताया कि डंपर था, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था शायद कुछ गाड़ी का एक्सीडेंट जगह ये नहीं ढूंढ पाएगी। तो मैं उस एक्सीडेंट जगह पे 26 तारीख को पहुंचती हूँ, और वहां जाके सुविधा स्टोर है बिल्कुल सामने में जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ, सुविधा स्टोर का कैमरा मेरे बेटे के एक्सीडेंट उस जगह को कवर कर रहा था। मैं उस उनको बोलते हैं हम लोग, मैं परिवार के साथ गई थी उस दिन कुछ, तो मैं हम उनको बोलते हैं प्लीज मुझे कुछ इसमें यहाँ पे मुझे कुछ दे दो, कोई सीसीटीवी फुटेज या कुछ, तो वो लोग सुविधा वाले मुझे मना कर देते हैं बिल्कुल साफ। फिर फिर मैं उस दिन परिवार के साथ घूम के ऐसे ही अपना मन दुखी करके वहां से आ जाती हूँ घर। 27 तारीख को मैं खुद से अपने आप, मेरे बेटे का दोस्त था मैं उसके साथ जाती हूँ वहां, वो मुझे लेके जाता है। कंडीशन मेरी बहुत खराब थी उधर से, बल्कि मैं फिर ऑटो में आई अपने आप अकेले। वैसे तो मेरे पास एक्टिवा है, मैं हर बार एक्टिवा से जाती रही, लेकिन मैं 27 तारीख में पूरी प्रेम नगर तक, प्रेम नगर से आपका लांगा रोड तक घूमती हूँ, देखती हूँ, फिर पॉइंट पे आती हूँ, मुझे यहाँ से कोई पॉइंट से कोई चीज मिल जाए, कुछ जगह मिल जाए। लगभग शाम के 6-7 बज रहे होंगे, 5-6-7 जो भी बज रहे होंगे, काफी अंधेरा हो चुका था। तो मैं उस जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था उसकी बराबर में ये एक गोदाम बंद था, तो वहां पे गार्ड से पूछती हूँ जाके भैया यहाँ पे जो ये कैमरे का मुझे अगर इनका नंबर मिल जाए, कुछ मिल जाए तो प्लीज मेरी हेल्प हो जाए। वो गार्ड भैया मेरे को बोलते हैं कि वैसे तो मना करते हैं ये साहब, पर आप ले लो। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की जो जिनका नंबर था, उन्होंने मुझे बोला कि बहन जी हम दिल्ली हैं और अभी तो हम क्या ही बता सकते हैं। मैंने कहा भैया आप दिल्ली हो, लेकिन आप इसे शायद फोन पे देखते होंगे या जो भी देखते होंगे, प्लीज मुझे इसकी आप रिक्वेस्ट की मैंने। तो उन्होंने मेरे को रात के टाइम में वो सीसी एक्सीडेंट की सीसीटीवी फुटेज भेजी, जिससे मैं ये जान पाई कि बेटे का एक्सीडेंट डंपर से हुआ है, और बहुत तेज रफ्तार का डंपर था, जो सड़क के 10 फुट अंदर जाकर उसने मेरे बेटे को कुचला है, बहुत गंदे तरीके से कुचला, जिसका 9 दिन तक खून सड़क पे पड़ा रहा। बारिश हुई 1 महीने बाद, उसके बाद मेरे बेटे का खून सड़क से धुला है, क्योंकि मैं कंटिन्यू रोज जाके देखती थी उस खून को, देख के मुझे बड़ा दुख होता था। फिर मैंने अपनी जांच उस डंपर और 2 नंबर के साथ बढ़ानी शुरू करी। मैं आरटीओ जाती हूँ, आरटीओ से मैं 10 डिजिट उनकी रिक्वेस्ट करती हूँ, आरटीओ ऑफिसर की
वो मेरी मदद करते हैं, वहाँ से मैं अपनी थोड़ी-थोड़ी जाँच बढ़ाती हूँ। लेकिन मैं हर रोज़ जाके पुलिस को भी देती थी अपनी चीज़। मैं पहले उनको दे देती थी, अपना मन मेरा मन नहीं मान रहा था, मैं साथ-साथ काम कर रही थी, लेकिन उनकी तरफ से मुझे हमेशा दुखी चीज़ मिलती थी। मैं महेंद्र सिंह जो इसमें जाँच अधिकारी थे, उनको अगर मैंने किसी बड़े अधिकारी से फ़ोन करा के पूछवाया, बुलवाया कि वो मेरे साथ जाँच पे जाए, सड़कों पे जाएँ 1-2 जगह, तो सहसपुर थाने में वो ले जाके मुझे, मैं अपने भाई के ड्राइवर के साथ जाती हूँ और मेरा भाई भी था उस दिन मेरे साथ में। वो हमें गाड़ी में बिठा के सहसपुर थाने में, और करीबन 2 घंटे हम बाहर सड़क पे बैठे रहे, और वो बोल रहे कि मैं सीसीटीवी फुटेज देख रहा हूँ। अंदर सहसपुर थाने में बैठे रहे हमें गाड़ी में बिठा के। ये जी। 1.5 साल के बाद मैं अपने बेटे को सारे सबूत जुटाने में हिम्मत मतलब कर जो पाई। काम करना चाहिए था वो आपने किया। ये काम तो पुलिस का था। पुलिस को वो आपको रिक्वेस्ट करनी पड़ी उन लोगों से, आपको परेशान होना पड़ा। पुलिस को तो बिना रिक्वेस्ट की वो तमाम चीज़ें मिल पाती थी। लेकिन पुलिस ने ये काम नहीं किया। पुलिस ने अपनी जी, ज़िम्मेदारी का निर्वहन नहीं किया। नेगी जी जिनका आप ज़िक्र कर रहे हैं उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी नहीं निभाई। मुझे थोड़ा ये बताइएगा कि जब ये केस इन्होंने बंद किया तो उस वक़्त क्या कहकर बंद किया? इन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया, जिसमें कि मैं हर रोज़ अगर थाने चौकी में जाती थी इनके पास में बोलने के लिए, प्रेमनगर थाना और झाझरा चौकी में इन्होंने इसको ट्रांसफ़र कर दिया था। तो मैं दोनों जगह जाती थी, ऐसा नहीं कि एक ही जगह जाती थी। मैं दोनों जगह से पूछती थी, थाना झाझरा से भी और सॉरी, चौकी झाझरा से भी और थाना प्रेमनगर से भी। तो हमेशा झाझरा चौकी में तो मुझे आईओ ही बदले हुए मिलते थे। मेरे बेटे के जो इसमें जाँच होती थी, जब भी जाती थी तो वहाँ पे मुझे अधिकारी बदले हुए मिलते थे। मतलब कुल मिला के 5 अधिकारी इसमें आए हैं जाँच करने के लिए, और 5 में से किसी ने भी कोई जाँच नहीं की। ये जाँच पूरी मैंने करी अपने बेटे को इंसाफ दिलाने के लिए। तो मुझे तो लगता है कि ये 5 के 5 को नौकरी छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि ये एक महिला को इंसाफ नहीं दिला पाए, और एक बच्चे की माँ दर-दर सड़क पे ऐसे घूम रही है, मेरे साथ कोई हादसा भी हो सकता था, कभी भी कुछ भी हो सकता था। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मेरा बच्चा बहुत सुंदर था, बहुत यंग 18 साल का बच्चा था, जो आज मेरे साथ खड़ा होता। वो यूपी पुलिस का पेपर था उसका 17 फरवरी का, जिस दिन मेरे बेटे की डेथ होती है। उस दिन वो पेपर देने के बाद उसको क्लियर करता, मैं उसको तैयारी करा रही थी, तो आज मेरे साथ एक पुलिस वाला, न्याय पुलिस वाला खड़ा होता, क्योंकि उसकी माँ भी न्याय वाली है। जी। नहीं, कितना वक़्त लगाया पुलिस ने? कितने वक़्त में इस केस को बंद कर दिया? मैं थोड़ा ये जानना चाहता हूँ कि पुलिस ने सीधे ये कह दिया कि हमारे बस की बात नहीं है, हम नहीं खोज पा रहे हैं और हमारे पास इंतज़ाम नहीं या फिर हम काम नहीं करना चाहते हैं। जब बंद किया होगा, कुछ ना कुछ कारण आपको बताया गया होगा। आपने जब पूछा गया होगा कि भाई क्या अपडेट है, क्यों बंद कर रहे हो केस को? क्योंकि सालों-साल केस चलते हैं, कई बार वक़्त लगता है, वक़्त के साथ ही आरोपी या फिर अपराधी पकड़ा जाता है। लेकिन यहाँ जी। कितना वक़्त पुलिस ने दिया इस केस को? इस केस को पूरा उन्होंने मेरे हिसाब से तो 1.5 साल दिया मेरे हिसाब से। क्योंकि जब मैं थाने में जाके उनको बोलती थी कि आप केस मत बंद करना, जैसे मैं सुनती रहती थी कि जैसा कुछ मिलता नहीं तो बंद कर देंगे, एफआईआर लग जाएगी इसमें। मैं हर जगह सुनती रहती थी ये चीज़ें। तो ये मुझे, मैं उनको ये बोलती थी, प्लीज़ भैया एफआईआर मत लगाना, कोर्ट में चला जाएगा। मैं सबूत जुटा रही हूँ, मेरे पास बहुत सारे कलेक्ट भी हो चुके हैं। प्लीज़ आप एफआईआर मत लगाना, और मैं लड़ूँगी इस चीज़ को, आगे तक जाऊँगी, मैं करूँगी हेल्प इसमें आपकी। अगर आप लोगों के पास टाइम नहीं है, आप सड़कों पे चालान नहीं काट रहे हो, आप किसी के इधर-उधर कोठियों पे पहरा लगा रहे हो, तो प्लीज़ मैं सच में ये बोलती थी उनको कि आप अगर नहीं है आप लोगों के पास तो प्लीज़ एफआईआर मत लगाना। बड़ी रिक्वेस्ट से मैं बोलती थी उनको। उन्होंने मुझे नहीं बताया, तो कुछ दिन, ये करवा चौथ से पहली बात है, करवा चौथ वाले दिन तो मैं उसको आइडेंटिटी करने के लिए गई हूँ। क्योंकि जैसा कि मैं पेशे से ब्यूटीशियन हूँ, तो मुझे अपने टाइम का पता होता है, काम का पता होता है, मैं किस दिन क्या काम कर रही हूँ। तो जैसे कि हमारा काम होता है बहुत ज़्यादा करवा चौथ पे, तो मेरे पास कोई कमाई का दूसरा साधन नहीं है। मैं अपना वो साथ के साथ उस दिन का काम भी देख रही थी थोड़ा। उस काम को खत्म करने के बाद मैं जाती झाझरा, उससे पहले ही मुझे एक छोटा क्लू मिल चुका था किसी के थ्रू कि वो वाला ट्रक है। तो मैं पुलिस को बोलती हूँ, मुझे उस वाले डंपर को आप दिखा के लाओ, प्लीज़ उसके घर लेके चलो मुझे। पुलिस ने मुझे करवा चौथ वाले दिन झाझरा चौकी में जो जाँच अधिकारी थे, 3 साढ़े 3 घंटे बिठा के रखा। मैं उनसे रिक्वेस्ट करती रही, आप प्लीज़ मुझे लेके चलिए। वो कह रहे वो है नहीं, ये नहीं, वो नहीं, घूमते रहे, मुझे दिलासा देते रहे, झूठ-मूठ वाली जो ड्रामे वाली होती है, वो मुझे साफ चेहरे से नज़र आ रही थी। जब मैं ऊक गई, मेरा सिर
ज़्यादा भयंकर हो गया, तो मैं झाझरा चौकी के ठीक सामने मैं सड़क पे जाके लेट जाती हूँ कि आज मैं यहीं लेटूँगी और मेरी मृत्यु होगी। तो मैं अपने बेटे के पास जाने के लिए ऐसे भी जा सकती हूँ, ताकि मैं ऐसे भी इंसाफ दिला सकती हूँ, एक रास्ता ये भी मेरे लिए है। तो मैं झाझरा चौकी पे लेट जाती हूँ। वो फिर मुझे जिस मेरा भाई मेरे साथ गया था, उस दिन मैं भाई को लेके गई थी, क्योंकि ऐसी जगह मैं चाहती थी कि मैं अकेली ना जाऊँ। सबूत मैं अकेली जुटा लेती थी, कुछ जगह मैं अपने भाई को लेके जाती थी साथ में। तो मैं अपने भाई को लेके जाती हूँ, मेरा भाई बोलता है, "दीदी आप चलो।" पुलिस वाले मेरे भाई को बोलते हैं कि "आप इनको उठा लो, सड़क से अंदर चौकी में लेके जाओ।" फिर उनमें थोड़ी-सी खलबली मचती है, तो एक पुलिस वाले के साथ में वो मेरे को और मेरे भाई को लेके अंकित चौहान के उस जगह पे लेके जाते हैं जहाँ ये डंपर खड़ा हुआ था, जो कि यूके 07 सीबी 6929 करके नंबर है ये। ये अंकित चौहान के नाम से ही था। मैं इसको वहाँ देखती हूँ, इसकी बॉडी भी उन्होंने बदली चुकी है। मेरे पास शुरू से और आखिर के फ़ोटो हैं उस बॉडी के। मैं फर्स्ट डे के भी हैं, लास्ट डे के भी, जब से मैं इसको आइडेंटिटी कर रही थी 10 डिजिट नंबर के साथ। तो मैं इसके फ़ोटो पे फ़ोटो लगातार लेती आ रही थी। जिस दिन मैं फाइनल इसको आइडेंटिटी कर पाई, करवा चौथ का दिन था वो, और मेरे पास वहाँ से मैं उस पे अपनी लोकेशन भी भेज देती हूँ। मेरे पास लोकेशन है, करंट लोकेशन है उस जगह की जहाँ मैं इसको आइडेंटिटी करने के लिए गई थी। सारे जी। सबूतों के साथ मैं इसमें चली हूँ, बस ये लेट डंपर था ये लेट डंपर पहुँची था, मैं। ये देहरादून का ही है मामला? देहरादून में ही था या बाहर था? सर ये तो मैं, क्योंकि उस दिन जैसा मैं बता रही हूँ, मैं सड़क पे लेट गई झाझरा चौकी पे। हाँ। तो झाझरा चौकी से लांगा रोड की तरफ गए थे हमें। तो मेरी मेंटालिटी समझ सकते हो आप कितनी खराब हो चुकी होगी उस टाइम पे। लेकिन मैंने एक दिमाग लगाया, वो डंपर आइडेंटिटी करा, केवल मेरा पॉइंट वो ही रहा उस टाइम पे। मैं जगह लोकेट नहीं कर पाई वो। इसलिए मैंने अपने लोकेशन अपने नंबर पे करंट लोकेशन सेंड कर दी थी वहीं से ही, उसी जगह से। तो मैं ये तो नहीं बता पाऊँगी वो जगह कौन-सी है। अंकित हाँ। चौहान के डंपर के नाम से मैं इसे कर पाई। ये मामला कोर्ट भी गया, उसमें अब कोर्ट का भी कुछ दखल है? वो क्या जी, है? जी, ये कोर्ट में चला गया था। जैसे उन्होंने तो अगस्त में लगाई है एफआईआर। जिस दिन करवा चौथ का दिन था, इन्होंने यही बताया, उसमें हम एफआईआर लगा चुके हैं। अब इसमें कुछ नहीं हो सकता, आप कोर्ट जाइए। कोर्ट से होगा ये जो भी होगा मामला। जो जाँच अधिकारी थे, मैं फिर भी कर रही थी उनकी रिक्वेस्ट, वो नहीं सुन रहे थे मेरी बात इसको। तो कोर्ट में ये मुझे पहले दे चुके थे, वो कोर्ट भेज चुके थे। मुझे कोर्ट से या उनकी तरफ से उस टाइम पे कुछ नोटिस समन नहीं मिला गया था। मतलब पुलिस ने मुझे नहीं बताया था कि हमने कोर्ट में कब भेजी है। मुझे उस दिन बताया, करवा चौथ वाले दिन, कि एफआईआर लगा दी इसमें। जी। अब जब आपने उस डंपर का लोकेशन बता दिया, उसका मालिक बता दिया और उसके बाद अब अभी क्या एक्टिविटी आप देख पा रहे हैं इस मामले में? देखिए, जैसा कि मुझे आश्वासन दिया गया है, बहुत अच्छा आश्वासन दिया गया है मुझे बड़े अधिकारियों के समन से, कि कोर्ट से जैसे भी ऑर्डर आते हैं, और वो बहुत ही अच्छे से हमें रिस्पॉन्स देंगे, क्योंकि उनके पास सारी चीज़ मैं आइडेंटिटी करा चुकी हूँ, सब कुछ दे चुकी हूँ उनको। तो वो बोल रहे हैं कि हम अच्छा आश्वासन दे रखा है मुझे। मुझे दिलासा है, इसीलिए आज मेरी तबीयत कल भी बहुत खराब रही है, और मैं आज भी थोड़ी तबीयत बहुत खराब है। तो मैं आज घर में ही हूँ, कल भी मैं घर में थी। मैंने कल उनको शाम को फ़ोन किया था। मैं ऐसे किसी को भी डिस्टर्ब नहीं करती, क्योंकि मुझे पता है न्याय मुझे मिलेगा, हर हाल में मिलेगा। और ये मैं शाम के टाइम उनसे आज की अपडेट लूँगी। तो कल तक तो कोई अभी ऐसा उन्होंने मुझे नहीं ये कराया, जो लेकिन सहयोग किया। नहीं, जिसने सहयोग नहीं किया, उनकी बात भी होनी चाहिए। जैसा मैं आपको सुन पा रहा हूँ या आपके केस को मैंने देखा है, अब तक मैं समझा हूँ, मैं पढ़ पाया हूँ, अलग-अलग लोगों ने अपने-अपने नज़रिए से इस केस में अपने-अपने विचार भी रखे हैं, अपनी बातें लिखी हैं और कही भी हैं। लेकिन जो स्टाफ लापरवाह है, जिसने लापरवाही की, जो काम पुलिस को करना चाहिए था या फिर वो जिनका नाम आप ले रहे हैं महानुभाव नेगी जी, उनको या उनके समकक्ष लोगों को करना चाहिए था, वो आपने किया। इस बाबत कोई कार्रवाई होगी क्या? इसमें आप आपकी तरफ से कोई शिकायत या इस तरह की कोई बात कही गई है कि देखिए मेरे साथ ये चीज़ें हुई हैं और उस पर कोई एक्शन होगा? कि अगर नहीं होगा तो फिर किसी दूसरे के साथ ही ऐसा ही करेंगे? जैसे कि मैं बता चुकी हूँ, हर प्रशासन को ये सब मेरी वीडियो ऑडियो सभी सुन रहे होंगे, क्योंकि मैं उस दिन से जो ये मामला खुला है, तो मैं रोज इंटरव्यू और रोज ये बातें अपनी हर चैनल को बता रही हूँ। तो जाहिर सी बात है कि प्रशासन तक तो पहुंच चुकी होगी। अभी मैंने इसमें कुछ ऐसी बात अपनी तरफ से नहीं कही है कहीं भी, कि मैं उनके ऊपर कुछ जांच या कुछ ऐसा कर रही हूँ। लेकिन वो लोग अगर खुद से ज्यादा अच्छा कर पाएंगे, तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा कि हाँ, मुझे दोनों साइड से न्याय मिला। जी।
वो मेरी अभी प्रक्रिया बाद की होगी। जी, मतलब आप इस और सोच रही हैं। अगर सोच भी रही हैं तो मेरा मानना, अपना निजी मानना ये है कि आप अच्छा सोच रही हैं। जब जी, आपने जी। इतना संघर्ष किया है तो आप भी ये नहीं चाहेंगी और हम जैसे लोग भी नहीं चाहेंगे, जो लोग जिनकी जिनकी संवेदनाएँ आपके साथ जुड़ी हैं, कि आगे किसी माँ, बेटे या किसी परिवार किसी के साथ, किसी अ, पीड़ित के साथ ऐसी चीज़ें हों। क्योंकि पुलिस का रवैया अब हाल के कुछ दिनों में जिस तरीके से कटघरे में रहा, ये मैं मतलब खुद का मेरा भी अनुभव है। जिस तरीके से अब वो हमसे इंटरेक्शन करते हैं या कम्युनिकेशन करते हैं या जाँच के बारे में पूछने पर हमें वो अपडेट करते हैं, वो तरीका बेहद ही बहुत असंवेदनशील गंदा टाइप होता की। है। हाँ, वो बहुत गंदा होता है क्योंकि अब ये मॉरल पुलिसिंग भी नहीं है। अगर इस तरह की पुलिसिंग को लेकर कोई ट्रेनिंग या फिर कोई इस तरह की बात होती है, तो उस पर सवाल ज़रूर उठेंगे। अब इसमें कौन कौन कहेगा कि भई आदमी अगर इंसाफ, पुलिस है किस चीज़ के लिए? मैं ये जानना चाह रहा था। ना उनको आदमी तो आपने इंसाफ के लिए पुलिस के पास गए, पुलिस ने आपको काम पे लगा दिया। अब नहीं भी लगती तो आपको वैसे भी इंसाफ नहीं मिलता, पुलिस भी काम नहीं कर रही थी। तो आप इसका मतलब आप इस ओर सोच रही हैं कि आप कार्रवाई के लिए कहेंगी या फिर कुछ ऐसा करेंगी या एप्लीकेशन देंगी? नहीं, देखिए, जैसे कि मैं कार्रवाई तो मैं अपने प्रशासन पे अभी थोड़ा-सा और विश्वास करने की कोशिश करूँगी, जी, क्योंकि एक मछली खराब है तो पूरा तालाब खराब भी हो जाता है कई बार, तो ये भी उनको सोचना चाहिए। लेकिन मछली म वो बहुत ज़्यादा खराब सड़ी सड़ी हुई मछली है, वो बहुत ही गंदी, तो उससे तो और भी ज़्यादा कीटाणु फैलेंगे, बहुत सारी चीज़ें, पानी भी खराब हो जाएगा। मुझे लगता है पानी हमारा प्रशासन है और मछली हमारी ही कार्यकर्ता हैं उसमें। तो मुझे लगता है इस पे खुद से प्रशासन को सोचना चाहिए। जी। खुद से पहले चलिए उम्मीद निर्णय लेना चाहिए। जी, बिल्कुल, निर्णय लेना चाहिए और ऐसी गंदी मछलियों को तालाब से बाहर निकालना चाहिए ताकि तालाब और मछलियाँ भी प्रभावित ना हो, तालाब भी दूषित ना जी, हो, पानी दूषित ना हो और इंसाफ जी। मिलने में देरी ना हो। थोड़ा देरी होती भी है कई मामलों में, मुझे ऐसा लगता है, लेकिन वहाँ पर ये नहीं कह दिया जाता कि जादू की छड़ी या फिर हम नहीं कर पा रहे हैं या हम नहीं बताएँगे आपको। मतलब इस पर थोड़ा बात होगी आगे, अभी तो शुरुआत हुई है, मैंने आज आपसे बात हुई है। मैं भी कोशिश करूँगा कि इस मामले को सामाजिक तौर पर इस पर थोड़ी-सी बहस हो, इस पर थोड़ी-सी ऐसी चीज़ें हों जो बात आपने उठाई हो, वो बात दूर तलक जाए। एक पुलिस की ट्रेनिंग में ये हिस्सा भी हो कि हर भई माह कैसे तरीका मैं क्या आप होना चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूँगी, हर माँ शायद इतना हिम्मत ना कर पाती। नहीं कर हर माँ नहीं निकल पाती, बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं घर में, कुछ बैठ जाती हैं शांत, और नहीं मिलता न्याय, हर हर किसी बच्चे को नहीं मिलता न्याय, बच्चा हो या परिवार हो, जीव को नहीं मिलता। अगर ऐसे महकमे में पुलिस वाले बैठे हैं, मैं तो वैसे निजी वो रखूँगी अभी तो दर्द अपना, कि ऐसे लोगों को वर्दी खुद उतार देनी चाहिए वर्दी, हुँ। खुद चलिए उतार देनी चाहिए शर्म के। मैं उम्मीद करता हूँ ललिता जी, आपको इंसाफ जल्द से जल्द मिले, आपके संघर्ष को सैल्यूट है। आपने इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ी और इस जंग को खुद लड़ा और वो तमाशबीन बने रहे जिनको लड़ना चाहिए था, जिन्हें कहते हैं हम कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, लेकिन यहाँ कानून अंधा ही नहीं था, बहरा भी था, वो सुन भी नहीं रहा था और निकम्मा भी निकला। भले ये पुलिस के कर्मचारी जिन पर आप बात कर रहे हैं, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। मेरी तरफ से भी ये बात है कि कार्रवाई होनी चाहिए ताकि आगे जाकर ऐसी खबरें हम ना सुने और ऐसी माँ या कोई परिवार या कोई बहन या कोई पीड़ित हमारे सामने ना आए। आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक़्त दिया हमको और कुछ कुछ भी परेशानी, अगर कुछ भी कहीं पर लगे, आप बात करना चाहें तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकती हैं। इसके ज़रिए आप बात कर सकती हैं और उन पुलिस अधिकारियों से भी सवाल हो सकता है, चाहे एसएसपी देहरादून हो, जिन्होंने आश्वासन दिया है या फिर जी, आपकी सरकार हो, प्रशासनिक बड़े अधिकारी हों, भई हमें जी। ये हमने किया और उसके बाद ये नहीं हो रहा है, इस पर भी बात हो सकती है। बहुत शुक्रिया मैम। थैंक यू। धन्यवाद। नमस्कार भैया। तो कहानी तो बड़ी विकट निकली दोस्तों, क्योंकि मामला तो एक एक्सीडेंट भर का था, लेकिन उसके बाद देखिए ना कैसे-कैसी चीज़ें हो रही हैं। ये पुलिस की कार्यशैली, मॉरल पुलिसिंग, व्यवहार, उसकी उस उ उस उसकी आम जनता के साथ कनेक्टिविटी, उसके साथ कैसा बर्ताव करना है, उसकी बखियाँ उधर गईं। कुछ नहीं मिला। जो काम पुलिस को करना चाहिए था, पुलिस ने वो पीड़ित के पक्ष में छोड़ दिया। उस माँ के जिस माँ ने एक 18 साल का बेटा अपनी सड़क के एक्सीडेंट में खो दिया, वो सबूत जुटा रही है। वो बता रही हैं कि वो डंपर है, वो मालिक है, वो ये है। ऐसा क्यों भई? आप क्या कहेंगे इस खबर को लेकर, इस चर्चा को देखने के बाद अपने सवाल ज़रूर कीजिएगा और उन अधिकारियों का क्या होना चाहिए, कर्मचारियों को पुलिस के, उनके बारे में भी आप लिखिएगा दोस्तों। आपके कमेंट बहुत ज़रूरी और बहुत अहम होने जा रहे हैं इस खबर को लेकर। शेयर कीजिएगा चर्चा को, ज़्यादा लोग देख पाएँ और हमारे डीजीपी साहब, सेठ साहब भी देख पाएँ। इस साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।